आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो, मस्त हो, लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। आज की मेरी स्टोरी है हम पर हक हैं। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगे तो इस लाइक करें, शेयर करें एंड शीला इस विशाल कंट्रोल रूम के हॉल के बीचों बीच खड़ी थी। चारों तरफ नीली हरी लाल रोशनियों से भरी स्क्रीनें, हर एक डाटा बह रहा था। यही उसका साम्राज्य था, यही उसकी ताकत थी, यही उसका घमंड था। लेकिन आज कुछ गलत था। एक स्क्रीन अचानक से ब्लिंक हुई, फिर दूसरी, फिर तीसरी। शीला की भुएं सिकड़ गई। जो अब तक कंटिन्यू सारी स्क्रीनें चल रही थी, लेकिन अब सभी अंधेरा छा गया था, यानी कि वो काम करना बंद कर चुकी थी। रीडिंग से इतना डिटेल कैसे आ सकता है, ये सब शीला सोच में खो। उसकी आवाज ठंडी थी, लेकिन अंदर कुछ खिसकने लगा था। एक टेक्नीशियन घबरा कर बोला, मैम नोट नोट रिस्पॉन्स दे नहीं रही है, तो क्या करे, ये संभव नहीं है। शीला ने उसकी तरफ देखा, और वह नजर जो सामने वाले को चुप करा देती। मेरे सिस्टम में असंभव नाम की कोई फाइल ही नहीं है। उसने आगे बढ़कर खुद को आगे की तरफ झुकी और उसे कंट्रोल करने लगी। उसकी उंगलियां बिजली की तरह चली, कमांड कोड ओवरराइड। लेकिन सिस्टम ने जवाब नहीं दिया। बस एक सेकंड की देरी, फिर दो, फिर तीन, और शीला के भीतर पहली बार अजीब सा एहसास उतर गया। डर नहीं, ये शक। जीरो ग्रेविटी यूनिट की फीड दिखाओ, उसने आदेश दिया। स्क्रीन पर अनिका का कैबिन उभरा, बंधी हुई, थकी हुई, झुकी हुई गर्दन। सब कुछ वैसा ही लग रहा था जैसा होना चाहिए था। लेकिन शीला की नजरें कैमरे के फ्रेम पर नहीं गई। वह खाली जगहों को देख रही थी, माइक्रो सेकंड जहाँ डाटा नहीं था। ये गैप शीला के धीरे से कहा, ये यहाँ नहीं होना चाहिए। एक साइंटिस्ट ने हकलाते हुए कहा, मैम शायद सिस्टम खुद की रिकवरी करने में कामयाब नहीं हो रहा। कैदी का दिमाग टूट चुका है, इसे नहीं। शीला की आवाज अचानक से कठोर हो गई। वह मुड़ी, स्क्रीन के बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई। अनिका के चेहरे पर उसकी नजर टिकी थी। तभी उसने देखा एक बहुत हल्की सी चीज, इतनी हल्की कि कोई और ना देख पाए। अनिका की पलकों की वह स्थिरता, वह थकान नहीं थी, वह ध्यान देती है। शीला का दिल एक पल के तेज धड़कने लगा। कैमरा जूम करो। अब कैमरा जूम किया गया, जूम हुआ, और होने के तुरंत बाद अनिका की आंखें आधी बंद थी, लेकिन उनका फोकस कहीं और था। शीला के होठों पर एक कड़वी मुस्कान आई। तो यही है, उसने फुसफुसाकर कहा। तुम मर नहीं रही थी, तुम सोच रही थी। उसी पर एक अलार्म बज उठा। मैम इमोशनल कोर चला दी जाए, अपने आप एक्टिव हो जाएगी। उसके लिए कोई कमांड नहीं देनी होगी। शीला ने स्क्रीन की तरफ देखा। एक एलोग्रेथी जिसे उसने कभी फेलियर कहकर छोड़ दिया था, मानवीय भावनाओं वाला कोर। उसका दिमाग तेजी से चलने लगा था। ड्रीम कैप्चर, बच्चे भावना, सब कुछ। उसकी मुठ्ठियां बीच गई। अनिका ने उसे धीमे से लेकिन लहरीले जहरीले स्वर में कहा, तुम मुझे खेल खेल रही हो। पहली बार शीला ने अपने गार्ड्स को नया आदेश दिया, जीरो ग्रेविटी जोन में लेवल 3 डाउनलोड किया जाए। कोई भी मतलब कोई भी उस औरत के पास अकेला नहीं जाएगा। उसने पलट कर एक और स्क्रीन देखी, बर्फीले रास्तों में सैटेलाइट फीड। एक सेकंड को उसे ऐसा लगा जैसे कोई परछाई वहां से गुजरी हो। शीला की आंखें सिकुड़ गई, और अगर अनिका का जिंदा दिमाग से खेल रही है, तो उसने अपने आप से कहा, तो बाहर कोई जरूर होगा जो उसके हर सिग्नल को सुन रहा होगा। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास गायब नहीं हुआ था, लेकिन भीतर पहली बार साम्राज्य की नींव हिलने की उसे एहसास हुआ। शीला का नाम, और ये सिर्फ शुरुआत। ये सब उसके दिमाग में चल रहा था। अनिका वहां बैठकर सोच रही थी, और जान भी चुकी थी। अब शायद शीला को आवाज भी हो गया होगा कि गड़बड़ी कहाँ से हो रही है। वही हवा में सन्नाटा पसर गया था, लेकिन उस सन्नाटे के नीचे मौत सरक रही थी। काले आसमान के नीचे पहाड़ों की परछाइयों के साथ साथ ब्लैक आउटफिट में कुछ साए आगे बढ़ रहे थे। चेहरे ढके हुए थे, कदम सीधे हुए, सांसें तक गिनी जा सकती थी। सबसे आगे रोहित, आंखों में वही पुरानी आग, लेकिन अब पहले से ज्यादा ठंडी, ज्यादा घातक नजर। उसके पीछे भूमिका, हथियार थामे, आंखों में कानून और बदले का मिला जुला तालमेल। इंस्पेक्टर अर्जुन भी आगे बढ़ रहे थे, ज्यादा काम और ज्यादा दिमाग पर फोकस डालकर। छठी इंद्री, लड़ाई कम, लेकिन हर हरकत को पहलू समझकर, तोड़ मरोड़ कर बातों को आगे बढ़ा रहा था। वहीं इंस्पेक्टर अरबाज सिंह भी तेज और निर्दयी स्टिक के वार के साथ आगे बढ़ते जा रहे थे। लतिका के हाथों में नुकीली ब्लेड और आंखों में गजब का फोकस था, जो सामने वालों को पल भर में ढेर कर देता। एक पल के लिए उसकी हाइट को देखकर सामने वाला उस पर ताकत आजमाने की कोशिश करता, लेकिन दूसरे ही पल उसे समझ नहीं आता आखिर वार कहाँ से हुआ। वहीं स्वाति मल्होत्रा लगातार लैबों को देखती जा रही थी। वहां पर कुछ चीजें उसे नहीं मिली कि वह उस कैप्सूल की लैब को ढूंढना चाहती थी, जहां पर वो एक्सपेरिमेंट हो रहा है, लेकिन उसे कहीं कुछ भी नहीं मिला।
धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। वहीं करण गुलेरिया भी उसका साथ दे रहे थे। कोई रेडियो चैटर नहीं, कोई फालतू इशारा नहीं, सिर्फ आंखों की भाषा ही एक दूसरे को समझ रहे थे और समझा रहे थे। पहला गार्ड सामने आया, उसे पता नहीं चला कि मौत क्या होती है। इंस्पेक्टर अब्बास ने पीछे से उसका मुंह दबाया और लतिका ने ब्लेड पसलियों के बीच उतार दिया। सिर्फ बर्फ ऐसा गिरा जैसे कभी जिंदा ही ना हो। दूसरा गार्ड दौड़कर आने वाला था। अर्जुन सिंह ने बीच में ही गोली के साथ उसका मुंह भीन दिया। थप धड़ाम धड़ाम की आवाज अब होनी स्टार्ट हो गई थी। ये वहां पर अटैक किए जा रहे थे रोहित की टीम द्वारा, जहां की स्क्रीन पूरी तरह से ब्लैंक हो चुकी थी, जहां पर कोई अलार्म नहीं था, जहां पर कोई भी व्यक्ति शीला तक अपनी बात को नहीं बता सकता था। यानी कि रोहित द्वारा वो एरिया को पूरी तरह से घेर लिया गया था और उसे लगातार नष्ट करते हुए आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे। बर्फ पर लाल रंग फैलने लगा। रोहित ने बिना रुके आगे बढ़ते हुए बस इतना कहा, एक भी अलार्म नहीं बजना चाहिए। वे अंदर घुस चुके थे। शीला का साम्राज्य विशाल था। सुरंगें, कंट्रोल रूम, सब लेवल, लेजर ट्रैप, सब कुछ ड्रोन आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे। लेकिन आज हर रास्ता जैसे खुद खुलता जा रहा हो। करण ने फुसफुसाकर कहा, इनका सिक्योरिटी पैनल कोई बदल रहा है अंदर से। रोहित ने जवाब देने की जरूरत नहीं समझी। वह जानता था ये सब अनिका कर रही है। वहीं दूसरी तरफ कैबिन के अंदर जीरो ग्रेविटी कैबिन, अनिका वहीं बंधी हुई थी। हाथ पैर गर्दन सब कंट्रोल में था, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान साफ देखी जा सकती थी। वह डर की मुस्कान नहीं थी, वह जीत से पहले वाली शांति थी। उसकी आंखें आधी बंद थी और जैसे ध्यान में हो 1 2 3 अब वे अंदर आ चुके होंगे। उसने बहुत हल्के से उंगलियां हिलाई, बिल्कुल वैसे जैसे किसी को दिखे ही ना। और उसी पल बाहर एक लेजर ट्रैप अपने आप बंद हो गया। अनिका के दिमाग में शीला की बनाई हुई तकनीक उसके खिलाफ काम कर रही थी। वे जानबूझकर कमजोर दिख रही थी, जानबूझकर टूट रही थी, क्योंकि उसे नहीं पता था एक ही चीज चाहिए उसे, शीला खुद उसके सामने आए। वही कंट्रोल रूम का हॉल। शीला बेचैन थी। एक के बाद एक स्क्रीन ब्लैक होती जा रही थी। गार्ड फीड गायब थी, कम्युनिकेशन डाटा भी खराब था। ये कैसे हो सकता है? उसने अपने दांत पीसते हुए कहा और एक टेक्नीशियन कांपती आवाज में बोला, मैम बाहरी हमला नहीं लग रहा, ये तो अंदर से ही हो रहा है। शीला की नज़र तुरंत अनिका के कैबिन के बाहर फीड पर चली गई। अनिका आप भी बंधी हुई थी, शांत, बिल्कुल शांत, लेकिन वही मुस्कान उसने देख ली। शीला के दिल में हल्का सा डर उतर गया था, वह डर जिसे वह सालों से पहचानती थी। मुझे भूल रही है, शीला ने धीमे से कहा। उसके होठों पर गुस्से से भरी हंसी आई। ठीक है अनिका, अगर तुम चाहती हो मैं खुद आऊं तो मैं आ रही हूँ। इतना कहकर वह अपनी मुठियां बीच लेती हैं। वहीं दूसरी तरफ अंदरूनी सुरंग। रोहित की टीम आगे बढ़ रही थी। हर मोड़ पर लाशें, हर दरवाजे के पीछे मौत। स्वाति ने एक साथ 2 गार्ड को गिराया। छठी इंद्री ने समय रहते ही छुपे सेंसर को इशारा से बता दिया। भूमिका ने बिना किचकिच करे ट्रिंक दबाया। यह लड़ाई शोर से नहीं बल्कि सफाई से करनी है। रोहित रुका। उसने सामने वाले कॉरिडोर की तरफ देखा, जहां से कैबिन की दिशा शुरू होती है। उसने धीरे से कहा, अब सब कुछ अनिका के प्लान के हिसाब से हो रहा है। कहीं दूर अनिका की मुस्कान और गहरी हो चुकी थी। वहीं शीला अब गुस्से में तिल मिलाती हुई अनिका के रूम तक जा रही थी, क्योंकि उसने समझ लिया था वह अनिका को पकड़कर यहाँ से गायब हो जाएगी। जो अनिका के व्यक्ति यहाँ पर आए हैं, जो अनिका के लिए लड़ने आए हैं, अनिका को बचाने आए हैं, वो यहीं पर रह जाएंगे। उन्हें भ्रमित किया जाएगा मेरे लोगों द्वारा। साथ में अनिका का क्लोन यहाँ पर छोड़ दिया जाएगा। उसके होठों पर साथी स्माइल थी और चाल थी, लेकिन उसे नहीं पता था आगे क्या कुछ होने वाला है। वहीं शीला का पहला कदम शिकार खुद पिंजरे में। शीला ने लंबी सांस ली और कंट्रोल रूम की ठंडी रोशनी से उसका चेहरा सख्त था, लेकिन आंखों में यह भी आत्मविश्वास नहीं बचा था जो कभी उसकी पहचान हुआ करता था। एक एक स्क्रीन बंद हो चुकी थी, सिर्फ एक फील्ड चालू थी, अनिका का कैबिन। बंधी हुई, कमजोर लेकिन शांत। शीला ने फैसला कर लिया था वह अनिका को लेकर अंडरग्राउंड हो जाएगी। यही शांति शीला को बेचैन कर रही थी। मेरे साथ 4 एलिट गार्ड चलेंगे, शीला ने आदेश दिया, और अगर किसी ने भी एक भी गलती मूव किया तो वही मार दिया जाएगा। गार्ड ने सिर हिलाया। उन्हें नहीं पता था कि वे गार्ड नहीं बल्कि बने उन्हें नहीं पता था कि वे गार्ड नहीं बल्कि बलि का बकरा बनने जा रहे हैं। धीरे धीरे करके आगे बढ़ा जाते हैं। शीला का पहला कदम। जैसे ही शीला ने कैबिन की ओर बढ़ा शुरू किया, उसके हर कदम के साथ आसपास की हवा बदलने लगी थी, मानो
बेचैनी उसे होने लगी थी। कॉरिडोर लंबा था, दीवारों पर जमी बर्फ के नीचे हार्ट टैग वेयरिंग चमक रही थी। शीला ने अपने हाथ से उस सेंसर को खोला। उस रूम का दरवाजा खुल गया। फर्श पर हल्की सी कंपन थी। जीरो ग्रेविटी सिस्टम की एक्टिव मोड में जा रहा था। शीला रुकी। उसने अपने बूट से जमीन पर हल्का सा दबाव डाला। ग्रेविटी लेवल, उसने पूछा। नॉर्मल है मैम, एक गार्ड बोला, लेकिन उसकी आवाज में भरोसा नहीं था। शीला आगे बढ़ी। उसी पल पीछे से एक दरवाजा अपने आप लॉक हो गया। क्लिक। शीला पलटी। उसकी आंखें सिकुड़ गई। ये सब किसने किया? उसका वाक्य पूरा ही नहीं हुआ था। छत से हल्का सा धुआं नीचे उतरने लगा। मास्क कौन हुआ? शीला चिल्लाई। गार्ड्स ने मास्क पहने, लेकिन धुआं जहरीला नहीं था। वह भ्रम पैदा करने वाला था। एक गार्ड को लगा कि वह सामने दुश्मन है। उसने गोली चला दी। दूसरे गार्ड गिर गया अपनों की गोली से। शीला ने दांत पीसना स्टार्ट किए। अनिका। कैबिन के अंदर अनिका। अनिका की आंखें अब पूरी तरह से खुली थी। अनिका की सांसें अब भी शांत थी, लेकिन उसकी उंगलियां बहुत हल्के से हिल रही थी। उसके दिमाग में एक एक मूव चल रहा था, जैसे शतरंज की बिसात हो। शीला का पहला डर कंट्रोल खोने का डर। दूसरा डर अपनों पर भरोसा न करने का डर। उसने बहुत धीमी आवाज में खुद से कहा, बस थोड़ा और। कैबिन की लाइटें एक पल को झपकी और उसी पल कॉरिडोर में ग्रेविटी 0.7 से गिरकर 0.2 हो गई। कॉरिडोर की दबाई। गार्ड्स पैर जमीन से उठने लगे थे। कोई दीवार टकराव, कोई छत नहीं। एक गार्ड चीखा, मैम ग्रेविटी। लेकिन शीला अब भी खड़ी थी, मैग्नेटिक बूट्स के साथ, पूरा कंट्रोल के साथ। उसकी नज़र अब सीधे कैबिन के दरवाजे पर गई। तुम मुझे यहीं बुलाना चाहती थी, है ना? शीला ने धीमे से कहा। उसने गार्ड्स की ओर देखा। अब वे उसके पीछे काम नहीं कर रहे थे, बल्कि वो तो हवा में उड़ रहे थे। शीला ने खुद से दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए उनमें से एक को धक्का दिया। गार्ड्स हवा में घूमता हुआ दीवार से टकराया और शांत हो गया। अब शीला अकेली थी। उसी वक्त सुरंग के दूसरे छोर पर रोहित अचानक रुक गया। छठी इंद्री ने बिना कुछ कहे उसका कंधा पकड़ा। कुछ बदल गया है, उसने कहा। करण ने अब इधर उधर देखा। तभी कौटिल्य ने टैबलेट देखा। शीला मूव कर रही है, सीधे कैबिन की ओर। भूमिका ने तुरंत कहा, तो यही तो पल है। रोहित ने आंखें बंद की और सिर्फ एक सेकंड के लिए। अनिका ने यही चाहा था। उसने कहा, हम अभी नहीं जाएंगे। सब जो गए, अगर अभी गए तो उसका प्लान टूट जाएगा। इसलिए आसपास जितने भी कैबिन बने हुए हैं, जितने भी लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं, जितने भी लोगों को हमें खत्म करना है, शीला के साम्राज्य को नष्ट करना है, हम उस पर फोकस करते हैं। और सब समझ गए, ये सिर्फ बचाने का मिशन नहीं था, ये तो खत्म करने की रणनीति थी। शीला के साम्राज्य को तहस नहस करने की रणनीति। कैबिन के दरवाजे के सामने शीला दरवाजे के सामने खड़ी थी। दरवाजे के पार अनिका बंधी हुई थी, लेकिन मुस्कुराती हुई। उनकी नजरें मिली। एक पल को वक्त रुक गया। शीला के होठ पर धीमी हंसी आई। आखिरकार अनिका ने बहुत धीमे से कहा, मैं तुम्हें ही इंतजार कर रही थी शीला। दरवाजे लोग खुलने लगे। क्लिक क्लिक। और इसी के साथ पड़ चुकी थी और इन दरारों में रोहित मारवा की टीम घुस चुकी थी। ब्लैक यूनिट एंट्री। काली वर्दी, काले हथियार, चेहरे पर कोई भाव नहीं। रोहित सबसे आगे था। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, उसे भी खतरनाक चीज थी, स्टिक था। उसके वहीं दूसरी तरफ भूमिका बंदूक नहीं रणनीति के साथ आगे की तरफ बढ़ रही थी। इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह पावर ऑफ फील्ड एक्सपीरियंस के साथ आगे बढ़ रहे थे। इंस्पेक्टर अब्बास सिंह स्नाइपर, एक शॉट एक मौत के साथ आगे बढ़ रहे थे। छठी इंद्री बिना देखे देखने वाला नाटक करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा था। वहीं कौटिल्य हैकिंग और साथ में साइंस की कंट्रोल सिस्टम के साथ अपने लैपटॉप के साथ आगे बढ़ रहा था। लतिका माइंड प्लस टैक प्लस फुर्ती के साथ आगे बढ़ रही थी। करण ने भी एक क्लोज बैकेट और शैडो मूवमेंट के साथ आगे बढ़ रहा था, स्वाति के साथ। सभी के कानों में एक ही कम्युनिकेशन लाइन ने खुली ही थी। कोई नाम नहीं, कोई इमोशन नहीं, कोई टारगेट नहीं। पहला ब्रेक, पावर ग्रिड। कौटिल्य ने टैबलेट ऑन किया। उसकी उंगलियां तेजी से बहुत तेज चली। पावर ग्रिड 3 हिस्सों में बांटा गया। वह बोला, अगर तीनों एक साथ डाउन हुए तो शीला का सिस्टम आधा हो जाएगा। तो वहीं रोहित ने सिर्फ सिर हिलाया। 3 टीमें बटेंगी, अर्जुन और अरबाज ऊपर की चट्टान पर, जहां से पूरा कम्युनिकेशन दिखता है। अरबाज ने अब राइफल सेट की और सांस रोकी। पहला गार्ड हेडशॉट, दूसरा पावर में भी नहीं पहुंचा। तीसरा सब समझने की कोशिश करता हुआ आगे की तरफ बढ़ा, लेकिन पल भर में ढेर। वहीं 3 सेकंड लतिका और करण अंदर और सुरंग। 2 गार्ड आमने सामने आ गए। एक ने बोलने की कोशिश की तो करण ने उसकी आवाज भी नहीं निकलने दी। लतिका ने पीछे से दूर से उसे अपने प्लेट के साथ वार किया। टीम 3 भूमिका और छठी इंद्री आगे की तरफ।
यहाँ सबसे खतरनाक था जहाँ शीला की एलिट सोल्जर थे। पहला सोल्जर सामने आया तो वही रोहित आगे आया और वो रुका नहीं, उसने बंदूक नहीं उठाई, सीधे हाथ से उस गार्ड पर वार कर दिया। एक झटका, गर्दन टूटी। दूसरा सोल्जर छठी इंद्री से बिना देखे पीछे वार किया। तीसरा भूमिका की गोली से सीधा शांत। शीला का सिस्टम हिलने लगा था। कंट्रोल रूम में रेड लाइट जल उठी थी। पावर ट्रैप जोन सी ऑफलाइन, कम्युनिकेशन फेल। शीला की स्क्रीन पर देखा जा रहा था, गार्ड गिर रहे थे, उसका चपड़ा सख्त हो रहा था क्योंकि ब्लूटूथ के जरिए वो सब सुन रही थी। वहीं रोहित ने दांतों के नीचे आप कुछ चबाना स्टार्ट किया, मानो वह कुछ और सोच रहा हो, लेकिन उसे अब नहीं पता था अनिका की अनुमति से ये सब रोहित कर रहा था। अब शीला का साम्राज्य पूरी तरह से टूटना स्टार्ट हो गया था, लेकिन उसे अब ये गलतफहमी थी कि हमला सिर्फ एक दिशा से हो रहा है। उसे नहीं पता था तीसरा मोर्चा खुल चुका था। बर्फीली पहाड़ों के बीच नई एंट्री। एक लंबा काफिला नहीं, कोई शोर नहीं, कोई लाइट्स नहीं, सिर्फ दो गाड़ियां। पहली गाड़ी आगे का शीशा धीरे से खुला, जिसमें ड्राइविंग सीट पर सुहानी, उसके चेहरे पर मासूमियत नहीं बल्कि डराने की काबिलियत थी। वहीं दूसरी गाड़ी में आकाश और मयूर अपने लोगों के साथ वहां पर आ गए थे। धीरे धीरे करके रोहित अनिका की टीम के व्यक्तियों की संख्या बढ़नी स्टार्ट हो गई। वहीं रोहित मारवा के टीम के मेंबर इंस्पेक्टर अतुल और चिराग मेहता राहुल के साथ अपने व्यक्तियों के साथ वहां पर आ गए थे। धीरे धीरे करके सभी व्यक्तियों को पकड़कर अब एक कैद खाने में डालना स्टार्ट कर दिया। ना बंदूक की गोली, ना हाथों का वार, सिर्फ एक सुई और वार, और दूसरे ही पल वो व्यक्ति बेहोश। लगातार आगे की तरफ पूरी टीम बढ़ चुकी थी अनिका को बचाने के लिए, शीला को तहस नहस करने के लिए। पीछे की सीट पर हथियारों से लैंस दिमाग से उसे भी ज्यादा धाराधार कर रहा था। वहीं अब सुहानी अपनी राइफल के साथ लगातार लोगों को मौत के घाट उतारती हुई आगे की तरफ बढ़ रही थी। था 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 गोलियों की आवाज अब सभी के कानों में आ रही थी। वहीं शीला अब जल्दी से कैबिन के अंदर चली जाती है। अंदर शहर, चारों तरफ नीली रोशनी, हवा में हल्की सी भनभनाहट, जैसे कोई दिमाग के भीतर कुछ रेंग रहा हो। बीचों बीच एक चेयर जिस पर अनिका बैठी थी, हाथ पीछे बंद थे और जमीन से कुछ इंच ऊपर जीरो ग्रेविटी का असर साफ झलक रहा था। चेहरे पर डर नहीं, दर्द नहीं, सिर्फ वेट, वो भी शीला का। वहीं शीला का ने अब दरवाजे को अपने हाथों के स्कैन किया और दरवाजा पल भर में खुल गया। ऊंची घड़ी की आवाज, धीमे मापे हुए कदम। शीला आज वह मुस्कुरा रही थी। आखिरकार अकेले में शीला ने ताली बजाई। दिल्ली की रोशनी। अनिका ने आंखें खोली। शांत, बहुत शांत। तुम्हें देर हो गई, अनिका बोली। शीला रुकी। क्या? मुझे तो लगा था तुम इससे पहले आओगी। शीला ने एक इशारा किया और स्क्रीन ऑन कराई। स्क्रीन पर मारवा, रोहित का टूटा हुआ चेहरा और बच्चे, सब कुछ वैसा ही था जैसे पहले स्क्रीन पर चला था। शीला ने धीमे से कहा, देखो तुम्हारे बिना सब कितने कमजोर हैं अनिका। अनिका की पलकें हिली, लेकिन आंसू नहीं। गलत देख रही हो, अनिका बोली। मेरे बिना नहीं, मेरे लिए मजबूत हो रही हो, क्योंकि तुम्हें अब वो पता चलेगा शायद कब से तुम गलत फहमी में जो जी रही थी। ये बात सुनकर शीला का गुस्सा साथ में आसमान पर था। शीला चीखी, तुम्हारी वजह से मेरा सिस्टम हिल रहा है अनिका। अनिका ने करीब आई और पावर ड्रग 16 कहाँ है? अनिका मुस्कुराई। वह मुस्कान शीला के लिए सबसे बड़ा अपमानजनक थी। अगर बता देती तो अनिका ने कहा, तो तुम अब तक जिंदा ना होती। शीला ने इशारा किया। हेलमेट उतारा गया। न्यूरल अटैक डिवाइस, सुइयां, तिरंगे, यादें, अब घुसपैठ सब। अब तुम झूठ नहीं बोल पाओगी, शीला ने कहा। डिवाइस एक्टिव हुआ। अनिका के भीतर फ्लैश, बच्चों की हंसी, रोहित की आवाज, फिर से वो सब चीजें दर्दनाक और भावपूर्ण अनिका को दिखाई गई। लेकिन उसी दर्द के पीछे एक कोड, एक पैटर्न, एक पहेली। अनिका ने आंखें बंद कर ली। शीला की भूल। शीला ये नहीं जानती थी अनिका का दिमाग हमले के लिए नहीं, जाल के लिए खुला है। हर तरंग के साथ अनिका उल्टा डाटा भेज रही है। धीरे धीरे शीला के सिस्टम में ग्लिच, एक स्क्रीन ब्लैक हुई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी। अनिका ने आंखें खोली। अब उसकी आवाज बदली हुई थी। शीला फुसफुसाई, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो अनिका? तुम्हें पता है ना, तुम मेरी गुलाम हो। जब चाहे मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूं। लेकिन अनिका रुकी नहीं। अनिका एक टक शीला को खा जाने वाली नजरों से देखती रही। अनिका ने पहली बार स्माइल आप शीला के सामने कही और फिर कहा, तुम यहाँ अपनी मर्जी से नहीं, मेरी मर्जी से आई हो शीला, और ये तुम्हारा आखिरी बार और आखिरी फैसला और आखिरी सांस थी। इसके बाद अगर तुम सांस भी लोगी तो मेरी परमिशन से। इतना कहकर अनिका जोर जोर से ठाके लगाकर हंसने लगी। अनिका की हंसी की गूंज पूरे कमरे में, पूरे हॉल में गूंज रही थी और शीला के कानों में चुभना स्टार्ट हो गई थी। वही बार लगातार लतिका अपने फोन पर काम कर रही थी। जैसे जैसे वह अपनी उंगलियां अपने
छोटे सी अपने लैपटॉप पर चला रही थी। वैसे ही अनिका का कैबिन, शीला का डर। अचानक शीला के सामने स्क्रीन पर जहां भी अनिका के बच्चों की छवि दिखाई दे रही थी, वहां पर शीला के सामने स्क्रीन पर उसका बचपन, उसकी हार, उसका पहला अपराध, उसका पहला प्यार। ये कैसे शीला की सांसें अटक गई, ये सब देखकर धीरे धीरे करके शीला जब छोटी थी तब से लेकर अब तक सारी छवि उसके सामने उभर कर दिखाई जा रही थी। अनिका मुस्कुरा रही थी, वही शीला अपने आप को कोस रही थी और अपने आप में ही बड़बड़ा रही थी। तुमने मेरे दिमाग में झांका अनिका, उसने कहा। अब मेरी बारी है। वहीं दूसरी तरफ रोहित को सिग्नल मिला। कौटिल्य के सिस्टम में रास्ते खुलने लगे। भूमिका के टैबलेट पर भी कैबिन का लेआउट चमक उठा। अनिका ने माइंड अटैक अब हथियार बन चुका था। आखिरकार अनिका का लास्ट मोमेंट, लास्ट चाल काम कर रही थी जैसे अनिका चाहती थी। शीला अपने दिमाग को पकड़कर घूम रही थी। वहीं अनिका ने धीरे धीरे सारे अपने हाथों को खोला, अपने पैरों को खोला, अपने सिर पर लगी हुई वायरों को खोला। जब उसने ये सब आसानी से किया, ये देखकर शीला काफी हैरान थी। ये देखकर अनिका उसे उसी चेयर पर बैठा देती है जहाँ पर अनिका अभी बंधी हुई थी। अनिका की तरफ देखकर शीला बुदबुदाती जा रही थी। शीला ने खुद को संभाला। तुम जीत नहीं पाओगी, अनिका ने शांत स्वर में कहा। मैं जीतने नहीं आई हूँ, एक पल का सन्नाटा, मैं खुद तुम्हें खत्म करने आई हूँ शीला। अब कैबिन का नजारा कुछ अलग ही था। कैबिन के भीतर अब सब कुछ बदल चुका था। जिस चेयर पर अभी अनिका बंधी थी, आज उसी चेयर पर शीला जकड़ी हुई थी। अनिका ने उसे हल्का सा रस्सियों से बांध दिया था। हाथ पीछे मुड़े, गर्दन को पकड़ती हुई धातु की पट्टी, आंखों के सामने वही स्क्रीन जिस पर कभी अनिका को तोड़ने की कोशिश की थी। शीला हाँफ रही थी। उसकी आंखों में डर था, वह डर जो वह दूसरों को दिखाया करती थी। अनिका उसके सामने खड़ी थी, खुली हुई अंदाज के साथ, क्योंकि अनिका ने इतनी चतुराई के साथ शीला पर अटैक और वार किया। इसे तो शीला भी समझ नहीं पाई। आखिर कुछ समय पहले उसके साथ क्या हुआ था। उसे तो बस इतना पता था कि वह अंदर आई और अनिका से बात की। उसके बाद उसके साथ क्या कुछ हुआ उसे नहीं पता। और चेहरे पर वह शांत मुस्कान जो किसी युद्ध की जीत के बारे में होती है, ये सब अनिका के फेस पर दिखाई दे रही थी। याद है ये चेयर शीला? अनिका ने बहुत धीमे से पूछा। यहीं बैठकर तुमने सोचा था मैं टूट जाऊंगी? शीला ने दांत बीचे। यह कैसे हुआ? शीला अब अनिका की तरफ देखकर पूछती है कि तुम इन चीजों को कैसे, तुम इन वायर और हाथों के इन कप को, पैरों की ग्रिप को कैसे छूट सकती हो, वो भी मेरी परमिशन के बिना? अनिका ने एकदम आगे बढ़ा। और क्योंकि तुम ये भूल गई हो शीला, मैं यहाँ कैदी बनकर नहीं आई थी। उसने स्क्रीन की तरफ इशारा किया। स्क्रीन पर अब शीला का साम्राज्य अनिका द्वारा दिखाया गया। एक एक करके गिरते ठिकाने, ब्लैक आउट होते हुए कंट्रोल रूम, भागते हुए उसके सिपाही। जब से मैं यहाँ थी, अनिका बोली, हर कदम मेरी परमिशन से काम हो रहा था। मैं वही दिखाती थी जो तुम देखना चाहती थी, मैं वही डरती थी तुम देखना चाहती थी। शीला की आंखें फैल गई। तुम्हें लगता रहा कि तुम मेरे दिमाग में घुस रही हो? अनिका की आवाज ठंडी और गहरी थी, लेकिन असल में मैं तुम्हारे पूरे सिस्टम में अपनी जड़ें फैला चुकी थी। अनिका ने झुककर शीला की आंखों में देखा। तुम्हारा हर टेस्ट, हर न्यूरल अटैक, हर यादों का हमला, सब कुछ मैंने झेला ताकि तुम्हें भरोसा हो सके कि मैं तुम्हारी कैदी हूँ और तुम पर मेरा बस चलेगा। शीला ने कांपती आवाज में कहा। तुमने ये सब जानबूझकर सहा? अनिका मुस्कुराई। युद्ध में दर्द सहना कमजोरी नहीं होती शीला, कमजोरी तब होती है जब दुश्मन को ये समझ आ जाए कि वह जीत रहा है। वह सीधी खड़ी हुई। तुम्हारे साम्राज्य जो तुमने बरसों से छुप छुप कर बनाया है, आज उसी को मेरे लोग मिटा रहे हैं। स्क्रीन पर एक के बाद एक रेड से ग्रे के जोन बनते जा रहे थे, क्योंकि अभी शीला के कैबिन के अंदर जो व्यक्ति काम कर रहे थे उसे लतिका ने अपने कंट्रोल में ले लिया था। अब शीला वो देख रही थी जो अनिका दिखाना चाहती थी। शीला की सांसें तेज हो गई। नहीं, ये नामुमकिन है। अनिका ने अंतिम वार किया। शब्दों से तुम मुझे अपनी कैदी समझती रही और मैं तुम्हें अपनी सीढ़ी बनाती रही। शीला की आंखों से आंसू निकल गया। पहला बार ये खेल अब से, उसे टूटे स्वर में कहा। अनिका ने बिना हिचकिचाहट के कहा, उस दिन से जब तुमने मुझे जिंदा पकड़ने की गलती की, कमरे में सन्नाटा छा गया। अब शिकारी बंधी हुई थी और शिकार आजाद था। अनिका ने दरवाजे की ओर बढ़ते हुए पीछे मुड़कर आखिरी बार वह कहा, शीला तुमने मुझे तोड़ने की कोशिश की, एक पल रुको, तुम्हारी बारी है अब यह देखने की कि साम्राज्य टूटता कैसे है। तब तक मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ,
दरवाजा बंद हुआ और उसी के साथ शीला की दुनिया भी, क्योंकि अनिका आराम से वहीं पास पड़ी चेयर पर बैठ गई थी। अब लगातार शीला का साम्राज्य नष्ट होता हुआ शीला के सामने दिखाई दे रहा था। उसके लोग, उसकी लैब, उसके कैबिन, सब कुछ रोहित के लोग राख के हवाले करते हुए आगे की तरफ लगातार बढ़ रहे थे। ये देखकर शीला को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अनिका ने ये सब कैसे किया। बस ये सवाल अभी तक शीला के अंदर था। वह अनिका से पूछना चाहती थी, लेकिन अनिका ने उसकी तरफ देखते हुए पहले ही कहा था, समय आएगा मैं तुम्हें सारी चीजें आगे बताऊंगी, लेकिन अभी वो जानना जरूरी नहीं है जितना जानना तुम्हारे लिए ये जरूरी है कि तुम्हारे लोग मौत के घाट उतर रहे हैं। कुछ अपने आप को मौत के घाट उतार रहे हैं, कुछ एक दूसरे की जान ले रहे हैं। अनिका ने हल्का सा कैबिन का दरवाजा भी खोल दिया था, जिससे कि बाहर का शोर अंदर तक रिसने लगा। ये शोर किसी मशीन का नहीं था, एक साम्राज्य के टूटने की आवाज थी। अनिका तेज कदमों से अब कॉरिडोर में बढ़ रही थी। उसके कानों में कम्युनिकेशन डिवाइस से लगातार अपडेट आ रही थी। कोड वर्ड्स टूटते हुए सेक्शन क्लियर होती हुई जोन, सेक्टर 9 क्लियर, सर्वर फार्म डाउन। शीला की प्राइवेट आर्मी पीछे हट गई थी। वहीं काफी देर तक शीला ये सब देखती गई। वहीं अनिका के दिमाग में एक बात रो दी। उसने उस चेयर के समेत ही शीला को जकड़ा, उसके गर्दन के पास एक सुई चुभाई। दूसरे ही पल शीला बेहोश। तीसरे ही पल रोहित, जो अभी मुंह में कुछ चबा रहा था, वह पिछले गेट पर, यानी कि अनिका जहां पर थी रोहित को पता था, वहां पर अपनी गाड़ी लेकर तैनात था। अनिका ने अब शीला के साथ उस गाड़ी की तरफ देखा और रोहित के साथ शीला को उस गाड़ी में बैठा दिया और उसे वहां से रवाना कर दिया। वही स्वाति भी अब रोहित के साथ वहां से निकल चुकी थी। धीरे धीरे करके लतिका को भी करण के साथ वहां से भेज दिया गया था। बाकी के लोग वहीं पर मौजूद थे, जो एक एक करके सभी को मौत के घाट उतार रहे थे। अब अनिका की आंखें शांत थी। शांति डर से नहीं थी, पूरा प्लान सफल होने की तसल्ली से थी। बाहर का दृश्य बिल्कुल अलग था। अंधेरा, धुआं, टूटती दीवारें और उनके बीच ब्लैक आउटफिट के साथ आगे बढ़ते हुए रोहित की लोगों की टीम। रोहित सबसे आगे था। ये रोहित नहीं बल्कि राहुल था। उसकी आंखों में वही आग थी जो सिर्फ तब दिखती है जब सामने सिर्फ एक मकसद हो। उसके ठीक पीछे भूमिका हाथ में हथियार लेकर बढ़ती जा रही थी। साथ में अपने भाई को कह रही थी, अनिका कहाँ पर है? हमने आधे से ज्यादा लोगों और इस सब चीजों को छान मारा, लेकिन अनिका। तभी राहुल को सामने एक कैबिन दिखता है, जी जो कांच से बना हुआ था, लेकिन अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अब राहुल को लगातार रोहित गाइड कर रहा था। उसे लेकर वह वहां पर आगे की तरफ बढ़ता है, जहां पर अनिका एक चेयर पर बंधी हुई थी और बेहोश हो चुकी थी। वहीं अनिका अपने आप को बेहोशी हालत में करे किए हुए थी, लेकिन शीला की कही आखिरी लाइन अनिका ने समझ ली थी, जो अनिका के कानों तक साफ तौर पर तो नहीं आई थी, लेकिन अनिका की सुनने की क्षमता कुछ ज्यादा थी, इसलिए अनिका सुन पा रही थी। शीला ने धीरे से सिर उठाया था चेयर से। उसके होठों पर एक कमजोर लेकिन खतरनाक मुस्कान थी। अनिका, उसने बुदबुदाया, अगर मैं हार भी जाऊं, उसकी उंगलियां चेयर से छुपे एक सेंसर पर टिकी, तो तुम्हें जीतने नहीं दूंगी। ये लाइन बार बार अनिका के दिमाग में घूम रही थी। बस यही लग रहा था, क्या उसने पकड़ा वो रियल शीला थी, या फिर उसका क्लोन, या फिर उसका कोई बहरूपिया? ये सब अनिका सोच रही थी, लेकिन अभी जो लोग वहां पर आए थे अनिका को बचाने के लिए, उन्हें वही दिखाना था जो वो भी देखना चाहते थे। अनिका को आभास हुआ, कंट्रोल हब में अनिका की स्क्रीन अचानक से फ्रीज हुई। उसकी आंखें सिकुड़ी, नहीं फुसफुसाई। उसी पल एहसास हुआ, यह युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था, ये सिर्फ पहला अध्याय था। अब असली दुश्मन खुद को दिखाने वाला था। लेकिन कौन है वो दुश्मन? ये सब अनिका बुदबुदा रही थी, क्योंकि उसी स्क्रीन पर लिखा था, वेल डन अनिका, लेकिन वार अभी अधूरा है। अनिका को ये लाइन देखकर थोड़ा सा आभास हुआ, लेकिन दूसरे ही पल वो लाइन वहां से गायब हो गई। अनिका अपने आप को बेहोशी हालत में किए हुई थी, लेकिन फिर भी वह स्क्रीन पर सब कुछ साफ साफ देख रही थी। अब उस स्क्रीन पर कुछ नहीं लिखा था, क्योंकि वहां पर राहुल और भूमिका और सुहानी आगे की तरफ बढ़ चुके थे। जहां पर अनिका बेहोशी हालत में वहां जमीन पर ही पड़ी हुई थी, जिसे उठाकर अनिका को भूमिका अपने गले लगा लेती है। उसी बेहोशी हालत में ही राहुल भी अब इधर उधर पानी को देखता है, लेकिन कहीं भी पानी दिखाई नहीं देता। इसलिए भूमिका और साथ में राहुल समझ गए थे, साथ में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो और आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। जल्द मिलते हैं न्यू एपिसोड के साथ और वीडियो को करते हैं स्टार्ट।
लेह लद्दाख की बर्फीली वादियों में शाम उतर चुकी थी। आसमान हल्का नीला और बैंगनी रंग की हुई था, जैसे कुदरत खुद आने वाले तूफान की तैयारी कर रहा हो। जहाँ एक तरफ राहुल और भूमिका ने अनिका को सेफली गाड़ी में बैठा दिया गया था, वहीं दूसरी तरफ दो गाड़ियां एक दिशा में बढ़ रही थी। एक काली ISUV स्वाति मल्होत्रा बैठी थी, जो उसके चेहरे पर शांति थी, लेकिन आंखों में सतर्कता साफ झलक रही थी। वह शांति जो सिर्फ वही लोग देखते हैं जो युद्ध की तैयारी हमेशा से रखते हैं। उसके साथ आगे वाली सीट पर करण गुलेरिया और उसके पीछे वाली सीट पर लतिका बैठी थी, जिसकी आंखों में बचपन बल्कि गणनाएं स्टार्ट हो चुकी थी, क्योंकि पता नहीं क्यों उसके दिमाग में लाखों सवाल थे। शीला को हमारे साथ लेकर और पापा तो डैड कैसे हो सकते हैं, लाखों सवाल लतिका के मन में भी थे, लेकिन उसका पूरा फोकस अपने कीपैड पर था। लतिका ने नाना नानी, जो बाहर से साधारण दिखाई दे रहे थे, लेकिन अंदर से वर्षों का अनुभव सिमटा हुआ था, ये सब लतिका भी जानती थी। स्वाति के हाथों में एक टैबलेट भी था, जिसकी उंगलियां लगातार मैप कर चुकी थी। रोहित अभी इसी लाइन में था, वो भी स्वाति को फॉलो करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा था, जहाँ रोहित अपनी गाड़ी को ड्राइव कर रहा था। लेकिन पीछे वाली सीट पर शीला बंधी हुई थी, जिसके सिर पर वही वायर लगी हुई थी जो अनिका की पर। हाथ पैर सब कुछ ऑटोमेटिक डिवाइस के जरिए रोहित के कंट्रोल में थे, उन्हें बांधा गया था। शीला जो सिर्फ एक कैदी नहीं थी, वह बुराई का एक मोहरा थी और शायद एक हथियार भी थी। रोहित ने शीशे से आगे की गाड़ी की ओर देखा। तुम्हें पूरा यकीन है स्वाति माँ, इस पर पेरिस का रूट बहुत खुला है। स्वाति का जवाब तुरंत आया। यही वजह है रोहित, जब दुश्मन सबसे सुरक्षित जगह समझे, वही सबसे बुराई का आगमन होता है वहीं से। वहीं दूर, हजारों किलोमीटर दूर, एक अंधेरी हाईटेक अंडरग्राउंड चैम्बर में एक विशाल स्क्रीन पर वही दोनों गाड़ियां दिखाई दे रही थी जो अभी सड़क पर चल रही थी। कुर्सी पर बैठा फीड मल्होत्रा, बुराई का किंग, उसकी आंखें ठंडी थी, चेहरे पर एक रहस्यमयी चालाक मुस्कान भी थी। मेरी बेटियां, उसने धीमे से कहा, एक अच्छाई की देवी बनने चली है तो दूसरी मेरी रानी है। उसने उंगलियां आपस में फंसाई। स्वाति को लगता कि वह असी मसीहा शीला तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि स्वाति के मन में लगातार यही बात चल रही थी कि अनिका वहां पर है, हम यहाँ से जा रहे हैं। कहीं वीर मल्होत्रा को इन सब चीजों के बारे में अब तक पता चल चुका होगा और वो हमला जरूर करेगा। ये सब सोचकर आगे की तरफ लगातार बढ़ती जा रही थी। स्क्रीन के एक कोने में शीला की तस्वीर जूम हुई, लेकिन मेरी शीला, वह जानता था सत्ता कैसे छीनी जाती है। उसने एक बटन दबाया। अटैक फेज 1। लेह लद्दाख के निकलते ही एक स्क्रीक पहाड़ी सड़क आगे की तरफ बढ़ रही थी, जिसपे सबसे आगे स्वाति की गाड़ी, फिर रोहित की गाड़ी। अचानक हवा में कुछ चमका, लतिका की आंखें फैल गई। मिसाइल ड्रोन। करण ने तुरंत स्टीयरिंग घुमाया, क्योंकि आगे बहुत बड़ा धमाका हो चुका था, मानो जो चट्टान अभी उभरी हुई थी उसे तोड़ने का काम किया गया हो, यानी कि रास्ते को रोकने का काम। सड़क का एक हिस्सा उड़ गया और धूल, बर्फ और पत्थर हवा में भर गए। रोहित ने ब्रेक मारा, शीला सिर नीचे गिर गया। इससे रोहित ने अपने स्टीयरिंग को संभाला और दूसरे हाथ से शीला को वापस बैक सीट पर लेटा दिया। शीला मन ही मन, जब शीला का सिर नीचे लगा तो अचानक से बेहोशी की हालत से वो हल्की सी बाहर आई, जिसमें उसके फेस पर, उसके होठों पर एक स्माइल थी, हंसी थी। तभी उसने मुंह से कुछ शब्द निकले। तुम मुझे बचा रहे हो रोहित, कितनी विडंबना है तुम्हारे अंदर। तुम सोच रहे हो तुम मुझे बंदी बनाकर रख पाओगे? नहीं, तुम्हारे बस की बात नहीं है। वो तुम्हें मौत के घाट उतार देगा, जिसे कोई नहीं जो किसी से नहीं डरता, जो हम जैसों का मसीहा है, या ये कहा जाए अगर तुम उसका साथ दो तो पूरी दुनिया पर तुम्हारा भी राज हो सकता है, अगर तुम हमारी तरफ आओ। ये शीला बड़ी ही आराम से बुदबुदा रही थी। वहीं ये सब रोहित के कानों में हल्का सा तो आया, लेकिन जब वह पीछे मुड़कर देखने लगा तो शीला ने अपनी आंखें पूरी तरह से बंद कर ली थी। वहीं दूसरी तरफ स्वाति की गाड़ी रुक चुकी थी। वे हमें डराने की कोशिश कर रही हैं। लगातार स्वाति रोहित मारवा से ब्लूटूथ के जरिए बातें कर रही थी। स्वाति बोली, मतलब उन्हें डर है। वहीं लतिका का दिमाग अब काफी काम करने लगा था। लतिका ने टैबलेट पे अपने हाथ में लिया और उसकी उंगलियां बिजली की तरह रफ्तार से चलने लगी। ड्रोन कंट्रोल सिग्नल स्टेलाइट से नहीं, जमीन से आ रहा है। तभी वह कहती है, नानी ने उसे देखा, कितना दूर है, कितने किलोमीटर है, लेकिन वे खुद सामने नहीं आएगा। तभी करण ने बंदूक निकाली, तो हम जाएंगे ना उन्हें तहस नहस करने, ताकि हमारे सामने दोबारा ऐसी घटना ना हो। अगले मोड़ पर 4 ब्लैक व्हाइट अचानक से सामने आई। स्वाति की आवाज गूंजी, अब असली खेल शुरू होगा। करण ने गाड़ी को स्लाइड किया। रोहित पीछे से आकर भिड़ गई। अब गोलियों की आवाज, कांच टूट चुके थे। रोहित ने हमलावरों को जमीन पर गिराना स्टार्ट किया, लेकिन तभी शीला ने मौका देखा। उसके अचानक रोहित पर वार कर दिया। भले ही शीला के दोनों हाथ बंधे थे, भले ही उसका मुंह बंधा था, पैर बंधे हुए थे, लेकिन फिर भी शीला का दिमाग
के अंदर इतनी ताकत थी कि अनिका ने उसके सिर पर छोटे छोटे डिवाइस लगाए थे, जैसे कि अनिका के दिमाग पर लगाए थे। जैसे अनिका पर इनका कोई असर नहीं हो रहा था, ऐसे ही शीला पर भी इनका कोई असर नहीं हो रहा था, क्योंकि शीला ने अपने आप को काफ़ी स्ट्रॉन्ग और काफ़ी इंटेलिजेंट जो बना लिया था। कुछ देर तक ऐसे ही फाइट होती रही। जितने भी वहाँ पर ड्रोन थे सभी को नष्ट कर दिया गया, क्योंकि कोई भी व्यक्ति वहाँ पर गोली नहीं चला रहा था, सभी ड्रोन के जरिए फायरिंग की जा रही थी, सभी कंट्रोल में था। कुछ देर बाद रोहित, लतिका, करण और स्वाति ने उन सभी ड्रोन्स को नष्ट कर दिया। शीला को अभी रोहित ने पीछे की तरफ जो धक्का दिया था, जिस कारण से वह वापस लेट गई थी। रोहित ने जैसे ही गाड़ी को आगे बढ़ाया, शीला ने दोबारा फिर अपनी कलाई घुमाई और क्लिक, हथकड़ी खुल गई। रोहित चौंक गया। तुमने? शीला मुस्कुराई। मैं वीर मल्होत्रा की बेटी हूँ रोहित, कैदी नहीं हूँ। वो अचानक आगे झुकी और स्ट्रिंग पकड़ने की कोशिश की। गाड़ी जिग जैक होकर चलने लगी। स्वाति की गाड़ी जो अभी आगे बढ़ चुकी थी, वह रोहित की ऐसी गाड़ी देखकर अचानक से हैरान हो गई। एक पल के लिए उसे लगा कि शायद रोहित की गाड़ी में किसी प्रकार का कोई इशू हो गया है। इस कारण से स्वाति ने अपनी गाड़ी को वहीं आगे रोक लिया गया। वहीं रोहित ने एक हाथ से स्ट्रिंग संभाला तो दूसरे हाथ से शीला के साथ पीछे अकेले फाइट करता रहा। ने शीला की गर्दन पर सुई दाग दी थी, जिस कारण से वो बेहोश होगी। रोहित ने उसे धकेलकर पीछे की सीट पर कर दिया। जो अभी जिग गाड़ी चल रही थी, वापस से रोहित ने अपने कंट्रोल में कर लिया। अगर रोहित की जगह शायद और कोई होता तो शायद कब का शीला उसे अपने कब्जे में ले चुकी होती। लेकिन अनिका जो भी चाल चलती है, काफी सोच समझकर भी ही चलती है, इसलिए लगातार गाड़ियां फिर से चलने स्टार्ट हो जाती है, पेरिस की ओर बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। अब किसी सामान्य मिशन का हिस्सा नहीं था। चारों तरफ यूरोप की ठंडी हवा, ऊपर ग्रे आसमान और नीचे बर्फ से गीली सड़कें। ठंड काफी हो चुकी थी, लेकिन गाड़ियों के अंदर माहौल अब भी गर्म था। बीच वाली गाड़ी की हथकड़ियों में जकड़ी शीला सिर सीधा, आंखें बंद, चेहरे पर वही पुरानी शांति, जैसे वह कैदी नहीं बल्कि दर्शक हो। सामने की गाड़ी रोहित, पीछे वाली स्वाति और करण, लतिका, क्योंकि अब की बार रोहित ने गाड़ी आगे ले ली थी। स्वाति मल्होत्रा के कहे मुताबिक सबको एक ही बात का यकीन था, ये खेल अब पूरी तरह से खत्म होने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ एक अंधेरा कमरा, वही कमरा जिसमें वीर मल्होत्रा बैठा हुआ था, एक विशाल गोलाकार स्क्रीन पर फिर से देखने लग जाता है, क्योंकि वह मन ही मन बुदबुदाता है, क्योंकि अभी उसने जो अटैक कराया था वो पूरी तरह से नाकाम कर दिया गया था। स्क्रीन पर कई एंगल से लाइव फेड, गाड़ियों की लोकेशन, उनके ड्राइवरों की धड़कनें, यहाँ तक कि हथकड़ियों की माइक्रो फ्रीक्वेंसी। और उस स्क्रीन के सामने खड़ा था एक आदमी, सूट नहीं, वर्दी नहीं, सादा काला कोट, आंखों में उम्र नहीं, अनुभव, चेहरा शांत लेकिन दिमाग में तूफान। वीर मल्होत्रा बार बार स्क्रीन की तरफ देख रहा था, जहां एक तरफ वो हिस्सा दिखाई दे रहा था जहां पर पूरी तरह से उनका एक साम्राज्य और नष्ट हुआ, जहां पर जीरो ग्रेविटी एंड डेड जोन, दो ऐसी जगह जो उनके लिए सबसे खास थी, यानी कि दिल के करीब, उन दोनों को अनिका द्वारा तहस नहस कर दिया गया। चेहरा शांत लेकिन दिमाग में तूफान। वीर मल्होत्रा फिर धीरे धीरे बुदबुदाता है, तो मेरी बेटी को पेरिस ले कर जाया जा रहा है। फिर से वहीं उसकी आवाज में न गुस्सा था न चिंता थी, सिर्फ निर्णय। उसने हाथ उठाया और उसी पर स्क्रीन पर दर्जनों ड्रोन एक्टिव हो गए, फिर से काफी भयंकर, विनाशकारी। वहीं आसमान में मौत की परछाई। रोहित की गाड़ी के रडार पर अचानक रेड सिग्नल चमका। ड्रोन मूवमेंट, रोहित चिल्लाया। लतिका ने तुरंत सिस्टम को स्कैन किया और उसका चेहरा सख्त हो गया। ये आम ड्रोन नहीं है, ये मल्टी ड्रोन ग्रेड है और इसका कंट्रोल बहुत ऊपर से आ रहा है। करण ने शीशे से बाहर देखा, आसमान में काले बिंदु जो सैकड़ों में हथियार बन गए थे। वही स्वाति समझ गई थी कि ये सब वीर मल्होत्रा कर रहा है, यानी कि उसके पिताजी। उसे पूरा यकीन भी था कि शायद अगर शीला को हम अपनी तरफ ले लेते हैं तो उसके डैड यानी कि वीर मल्होत्रा, बूढ़े किंग यानी कि बुराई के किंग, वो अपने आप में इतने सक्सेसफुल नहीं है, ना दुनिया के सामने आकर वो सब कर सकते हैं जो वे शीला के द्वारा कराते हैं। लेकिन अगर वो जब भी सामने आए तो मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। ये सब स्वाति ने सोच लिया था। वहीं बुदबुदा रही थी, वहीं गाड़ियों की परफॉर्मेंस रखो, उसने आदेश दिया। लेकिन हमला रुकने वाला नहीं था। चारों तरफ से ड्रोन, ऊपर बाएं दाएं, लेफ्ट राइट, चारों दिशाओं से ड्रोन बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं, मानो किसी ने आसमान को ही दुश्मन बना लिया हो। और उसी बीच शीला बाहर झांका और फिर रोहित की तरफ देखा। हल्की सी हंसी, आप समझे, वह बोली। रोहित ने शीशे से उसकी तरफ देखा। क्या? शीला ने हथकड़ियों से जकड़ी हुई कलाई उठाई।
तुम लोग मुझे लेकर नहीं जा सकते, तुम्हें अभी तक पता नहीं चला। वहीं क्या शीला की आवाज़ अचानक से बदल गई। अब बदली हुई आवाज़ की टोनी को देखकर रोहित हड़बड़ा गया। उसे नहीं पता था कि आखिर शीला ने ये घोषणा क्यों की। मेरे पीछे जो खड़ा है, तुम सब उसके सामने एक तिनके के बराबर भी नहीं हो। गाड़ी ने सन्नाटा। लतिका का सिस्टम अचानक से हैक हो गया। ये संभव नहीं है, वह फुसफुसाई। हमारे सारे फायरवॉल कोई अंदर से तोड़ रहा है, और हमने जो अभी ड्रोन इन दूसरे ड्रोन को नष्ट करने के लिए एक्टिव किए थे, वो सब भी किसी दूसरे के कंट्रोल में आ गए हैं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कौन कर सकता है? वहीं दूसरी तरफ उस अंधेरे कमरे में वीर मल्होत्रा ने अपनी उंगली घुमाई। ड्रोन ने दिशा बदली। अब हमला सीधा नहीं था, अब वह तोड़ रहा था एक एक सिस्टम, एक एक बैकअप। मैंने ये साम्राज्य एक दिन में नहीं बनाया। वीर बुदबुदाया। और कोई मेरी बेटी को मेरे सामने से नहीं लेकर जा सकता। ये सब भी वह बोल रहा था। अचानक से रोहित ने ब्रेक मारा, गाड़ी रोकी। अब गाड़ी में रहना आत्महत्या के बराबर है, उसने कहा। सब बाहर निकले। बर्फ में पैर पड़ते ही ड्रोन नीचे पड़े। रोहित ने पहला ड्रोन हवा में ही गिरा दिया, करण ने दूसरा, स्वाति ने तीसरा, ईएमपी से ब्लास्ट करके। लेकिन ड्रोन खत्म नहीं हो रहे थे, वे बढ़ते जा रहे थे। लगातार रोहित, स्वाति, करण, लतिका सभी वार कर रहे थे, लेकिन फिर से जितने वो नष्ट करते उससे 2 गुना ड्रोन आकाश में उड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। धीरे धीरे करके पूरा आसमान, यानी कि उनके सिर के ऊपर का जितना भी एरिया था, सभी ड्रोन से घिर चुका था। वहीं गाड़ी में बैठी हुई शीला अब खुलकर हंस रही थी। देख रहे हो, यही है वो व्यक्ति जो तुम्हें मारने आया है, और साथ में तुम उस तक कभी नहीं पहुंच सकते। तुम मुझ तक तो पहुंच गए, मुझे पकड़ पाए। ये सब भी उसकी चाल हो सकती है। अनिका चाहती है कि मैं उसकी बंदी बनूं। अगर वो चाहती है तो ये भी हो जाएगा। लेकिन जब वीर मल्होत्रा चाहेंगे, अगर वीर मल्होत्रा ये नहीं चाहते कि मैं अनिका की गुलाम बनकर रहूं, तो फिर अनिका हो या रोहित, कोई भी मुझे अपना गुलाम नहीं बना सकता, क्योंकि वीर मल्होत्रा जीत की निशानी है। बोलते बोलते अचानक से ही शीला के मुंह से वीर मल्होत्रा का नाम तैर गया। रोहित की आंखें फैल गई। मल्होत्रा? वीर? वही स्वातिका। शीला ने गर्दन हल्की सी झुकाई। हाँ, वह मेरे पिता हैं, और इस पूरे खेल में सिर्फ एक चेहरा है, वो भी वीर मल्होत्रा का। स्वाति, जो ये सब सुनकर पत्थर की तरह हो गई। नहीं, उसकी आवाज छूटी। वीर मल्होत्रा ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कर सकते कि हर चीजों के पीछे वही हो। वही स्वाति को तो बस यही लगा था कि शायद वह शीला का साथ दे रही हैं ताकि वह अपने मंसूबे में कामयाब हो जाए। लेकिन उसे नहीं पता था कि इन सब के पीछे जो बड़ा हाथ है, वह वीर मल्होत्रा यानी कि उसके पिता का है। शीला ने अब पहली बार उसकी तरफ देखा। तुमने उसे पिता समझा, मैंने उसे भगवान। फर्क सिर्फ नजर का है। जैसे ही ये लाइन शीला ने स्वाति की तरफ देखकर कही, स्वाति समझ गई कि शायद शीला जानती है कि मैं जिंदा हूँ। ये सब कहकर वह एक पल के लिए चुप हो जाती है और अपने फेस के मास्क को चेक करने लग जाती है। वहीं शीला कहती है, तुम्हारा मास्क बिल्कुल वैसे ही है जैसा तुम चाहती हो, लेकिन मैं जानती हूँ, या अब तो तुम समझ ही गई होगी, आखिर मेरे पीछे किसका हाथ है। जिसका हाथ है वह इंसान नहीं, भगवान, या ये कहा जाए भगवान से भी ऊपर का दर्जा मैं उसे ही दूंगी, क्योंकि वह हर चीज़ों में ख्वाहिश रखता है, हर चीज़ों को पूरी करने में। साथ में वह इंसानों के लिए आने वाले समय में काफ़ी अच्छा इंसान भी बनकर दिखाएगा, लेकिन पहले उसकी विश पूरी हो जाए। वही पावर ड्रग 16। स्वाति, अगर तुम चाहो तो मेरे लिए वो पावर ड्रग 16 की एक डोज बनाकर दे सकती हो। अगर डोज नहीं बना सकती तो प्लीज़ मुझे उसका फॉर्मूला बता सकती हो, मैं बना सकती हूँ। इतना कहकर अब शीला फिर से हंसने लगी। ये देखकर स्वाति ने अपनी मुठिया खींच ली। आज पहली बार स्वाति ने शीला के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। शीला कहने को शांत लग रही थी, लेकिन शीला ने अपने तूफान को दबा कर रखा था ताकि समय के साथ उस सामने वाले से लड़ा जा। लेकिन अब स्वाति ने जैसे ही शीला को तमाचा जड़ा, अचानक से फिर से एक और हमला उन पर हो गया। मानो कोई आसपास पर से ही उन पर नजर बनाए हुए है और आसपास से ही उन पर अटैक करने की पूरी तैयारी किए हुए है। लगातार स्वाति इधर उधर देख रही थी। स्वाति समझ गई थी कि शायद ये जानती है तो वीर मल्होत्रा यानी कि इसके डैड भी ये जानते हैं कि स्वाति जिंदा है, शायद बहुत पहले से, लेकिन किसी को बताया ना हो। अब शीला स्वाति की तरफ देखकर कहती है, मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रही हूँ,
या तो तुम सब मुझे यहाँ से जाने दो, यानी कि मुझे छोड़ दो, वरना तुम अपनी तबाही के जिम्मेदार खुद होगे। वही रोहित आगे बढ़ा और उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, सिर्फ ठंडा दिमाग था। ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। शीला, तुम्हारे पिता स्वाति को ये सब देखकर सोचकर स्वाति समझ गई थी कि आखिरी प्लान को अंजाम देना होगा, इसलिए रोहित की तरफ अपनी आंख को ब्लिंक करती है। वहीं करण गुलेरिया और लतिका गाड़ी में बैठे हुए थे। लगातार लतिका अपने टैब पर किसी से बात कर रही थी, किसी और से नहीं, अनिका से। वहीं अनिका आप भले ही राहुल और भूमिका के साथ गाड़ी में बैठकर आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन अनिका ने पहले ही आगे का इंतजाम भी कर रखा था, यानी कि आखिरी प्लान को अंजाम देना बाकी था। अब स्वाति मल्होत्रा रोहित की तरफ देखकर हल्की सी आंख को ब्लिंक करती है। रोहित समझ जाता है कि आखिरी मोमेंट, आखिरी वार को अंजाम देना है। अब स्वाति खुद रोहित वाली गाड़ी में बैठ जाती है, जिसमें शीला पहले से ही मौजूद थी। वहीं रोहित अब करण के साथ गाड़ी में बैठ जाता है। दोनों गाड़ियां अब अपनी स्पीड के साथ आगे बढ़ चुकी थी, क्योंकि दोनों ही स्पीड में माहिर हासिल थी। वहीं कुछ स्वाति भी काफी तेज गाड़ी की चला रही थी। लगातार कभी रोहित आगे गाड़ी को निकालता, कभी स्वाति गाड़ी को आगे निकालती। वहीं अंडरग्राउंड ब्रिज के नीचे अनिका के प्लान लास्ट के मुताबिक वहां पर पहले से ही वैसी ही दो गाड़ियां मौजूद थी, जिसमें करण गुलेरिया और स्वाति मल्होत्रा बैठे थे। लेकिन फर्क इतना था कि वहां पर दो गाड़ियों के जो चला रहे थे वह रोहित और स्वाति नहीं थे, क्योंकि दोनों अभी उस अंडरग्राउंड ब्रिज के नीचे ही अपनी गाड़ियों को छुपा कर रुक चुके थे। लेकिन उनके क्लोन बिल्कुल उन जैसे दिखने वाले हुबहू उन गाड़ियों के अंदर मौजूद थे, और शीला का क्लोन भी उन्हीं के बीच मौजूद था। वहीं स्वाति मल्होत्रा के जस्ट पीछे वाली सीट पर बंदी शीला पूरी तरह से बेहोश थी। उसे नहीं पता था आखिर क्या कुछ हो रहा था। उन गाड़ियों में छोटे छोटे चैम्बर, छोटे छोटे डिवाइस लगे हुए थे, जिसे कि कोई भी व्यक्ति शीला के साथ किसी भी सिग्नल के आधार पर बात नहीं कर सकता, नहीं उसके साथ वह कोई भी मूवमेंट कर सकता है, ना उस तक पहुंच सकता है, क्योंकि जितनी भी हथकड़ी जो भी शीला ने गले या कपड़ों में पहना हुआ था, सब कुछ स्वाति मल्होत्रा ने पल भर में चेंज कर दिया था। जो अभी क्लोन उस गाड़ी में बैठा हुआ था, जिसे लगातार लतिका अपने डिवाइस के जरिए आगे की तरफ बढ़ाती जा रही थी, जिन पर लगातार हमले किए जा रहे थे, जैसे कि किसी को बेवकूफ बनाने का काम बड़े ही आसानी से उन लोगों ने कर दिया। वहीं उस अंडरग्राउंड ब्रिज के नीचे एक छोटी सी सुरंग थी, जो सिर्फ स्वाति के सिवा कोई नहीं जानता था, क्योंकि ये सब स्वाति द्वारा ही बनाई गई थी। स्वाति उस गाड़ी के उस सुरंग के अंदर अपनी गाड़ी को आगे की तरफ बढ़ जाती है। वहीं करण लतिका अभी उस सुरंग के अंदर नीचे बढ़ जाते हैं। अंडरग्राउंड होते हुए कुछ घंटे बाद अब वे सभी एक ऐसी जगह पर पहुंच चुके थे जो स्वाति द्वारा डिजाइन की गई थी, स्वाति की दुनिया थी, स्वाति द्वारा बनाई गई थी। वहां पर छोटे छोटे डिवाइस थे, कुछ ऐसी नई टेक्निक स्वाति अपने फ्री समय में यहाँ पर बनाती थी। धीरे धीरे करके आप शीला को गाड़ी से उतार लेकर आ जाती है और उसे चेयर पर बांध देती है, जैसे कि उसकी अनिका बेटी को बांधा हुआ था, बिल्कुल प्रॉपर उसी तरीके से। और आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। जल्द मिलते हैं न्यू एपिसोड के साथ और वीडियो को करते हैं स्टार्ट। जहाँ एक तरफ स्वाति मल्होत्रा ने अपने प्लान को अंजाम दे दिया था, वहीं अब रोहित स्वाति से अलविदा लेता है और वहाँ से अब स्वाति अपने प्राइवेट जेट के द्वारा उसे एक ऐसी जगह पर लैंड करवाती है जहाँ से रोहित किसी की नज़रों में आए बिना ही वापस दिल्ली जा सकता है। दिल्ली की सुबह उस दिन कुछ अलग ही थी। सड़कों पर वही शोर था, वही भागदौड़ थी, लेकिन टीवी स्क्रीन पर चल रही थी एक खबर जो लाइट लाइन बन चुकी थी। पूरे शहर की धड़कन बदल चुकी थी। ब्रेकिंग न्यूज, अनिका मारवा जिंदा है। जिसने भी ये न्यूज सुनी उससे कानों और आंखों देखा विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि अनिका की फुटेज भी दिखाई दे रही थी। हर चैनल पर वही हेडलाइन, वही तस्वीरें, कमजोर अनिका, थकी हुई लेकिन जिंदा। कई लोगों हाथ जोड़कर भगवान का शुक्रिया अदा कर रहे थे कि उनके शहर की फिर से रौनक आ गई। इनकम फिर से सभी की चार चांद लगने वाले थे, क्योंकि रोहित ने अपने काम को छोड़ दिया था, जिस कारण से जो रोहित के साथ बिजनेस करते या छोटे मोटे एम्प्लॉय थे, सभी काफ़ी इमोशनल हो चुके थे रोहित को लेकर। सभी ने अपना ध्यान अपने बिजनेस को छोड़कर रोहित के परिवार की तरफ ध्यान दे लिया था, क्योंकि द बिजनेसमैन ऑफ टाइकून रोहित मारवा और आकाश गुलेरिया दोनों ही एक दूसरे को टक्कर देती हैं कंपनियां, लेकिन दोनों के ऑफिस ना जाने से, ऑफिस का काम ना करने की वजह से सब कुछ बिखर गया था। लेकिन फिर से एक नई उमंग सभी के आंखों में देखी जा रही थी,
क्योंकि जिस औरत को दुनिया मर चुकी मान चुकी थी वह मौत को हराकर वापस लौट कर आई है। लेकिन कैसे कैसे संभव है, ये सब भी न्यूज़ वाले बता रहे थे। सोशल मीडिया से लेकर न्यूज़ रूम तक बस एक ही नाम गूंज रहा था कि भूमिका यानी कि डिपार्टमेंट के लोगों ने अनिका को ढूंढ निकाला। वही मारवा हाउस के भीतर आज भीड़ थी, लेकिन यह भीड़ शोर की नहीं थी, ये भीड़ दुआओं की थी, सिसकियों की थी, अधूरी सांसों की थी। अनिका को उसके कमरे में सुलाया गया था। कमरे के पर्दे आधे खींचे हुए थे, हल्की हल्की धूप उसके चेहरे को छू रही थी। उसका शरीर बहुत ही कमजोर हो गया था। लंबी कैद, मानसिक यातना, दवाइयों का असर, सबने उसकी ताकत को जैसे चूसने का काम किया। और सबसे मुश्किल और भावपूर्ण काम ये था कि अनिका जब से वहां गई थी तब से कभी नहीं सोई। वहीं राजलक्ष्मी और प्रीति अनिका की देखरेख में पूरी तरह से मगन हो चुकी थी। दोनों डॉक्टर थी और साथ में अनिका की अच्छी दोस्त ही अनिका को काफी अच्छे से समझती हैं। अनिका की कमजोरी किस कारण से होती है और अनिका को किस चीज की जरूरत है, शायद एक नॉर्मल डॉक्टर या बहुत बड़ा डॉक्टर भी इन चीजों को ना समझ पाए, लेकिन राजलक्ष्मी और प्रीति दोनों ही अच्छे से जानती थी अनिका की हर कमजोरी, हर कमी को बारीकी से। राजलक्ष्मी ने उसका हाथ थामते हुए बहुत धीमे से कहा, अब लड़ाई खत्म है, अब सिर्फ नींद चाहिए इससे। प्रीति ने रिपोर्ट्स देखते हुए सिर हिलाया। कम से कम 2 दिन कोई भी उसे परेशान नहीं करेगा, नींद ही इसकी सबसे बड़ी दवाई है। ये बात परिवार में सभी लोग जानते थे। पूरे घर ने वह फैसला मान भी लिया। वहीं सभी बाहर अनिका के होश में आने का वेट कर रहे थे। समय जैसे कि एक पल के लिए मारवा हाउस में रुक ही गया था। सभी बार बार घड़ी की तरफ देख रहे थे। उन्हें सुई ना के बराबर चलती हुई दिखाई दे रही थी। वहीं बच्चे, अनिका के तीनों बच्चे कमरे के बाहर बैठे थे। कोई रो नहीं रहा था, लेकिन किसी की आंख सूखी भी तो नहीं थी। आर्यन दीवार से पीठ टिकाकर बैठा था। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन उसका मन माँ के कमरे के अंदर था। अलेक्जेंडर बार बार घड़ी को देख रहा था, जैसे हर सेकंड उसकी माँ की सांसों का हिसाब हो रहा हो। रिया ने अपने हाथों को सांस में बांध रखा था, उसकी उंगलियां कांप रही थी। धीरे से उसने कहा, अब वो सच में आ गई है ना भाई, कहीं फिर सपना तो नहीं है ये। इस पर दोनों भाइयों ने रिया के कंधे पर हाथ रखा और फिर अपनी बहन को हौसला देते हुए कहा, नहीं रिया, ये सपना नहीं है, ये हकीकत है। वहीं दादी माँ आशा मारवा ने तीनों को अपने पास बुलाया और उनकी आवाज कांप रही थी, लेकिन सब मजबूत थे। अब कोई सपना नहीं है बच्चों, तुम्हारी माँ अनिका वापस आ गई है हमारी जिंदगी में। फिर से हमारे परिवार में वही हंसी खुशी और बच्चों की चहचहाट सुनने को मिलेगी। दादी माँ भी अब अनिका को लेकर काफी भाग हो चुकी थी, क्योंकि वह मन ही मन पहले जहाँ अनिका की इस नींद से परेशान थी, लेकिन धीरे धीरे करके अनिका ने उनके मन में भी अपने लिए प्यार उत्पन्न कर लिया था। अब वो कभी भी अनिका को किसी भी बात के लिए नहीं टोकती थी। भले ही अनिका कितने ही दिन मारवा हाउस से बाहर जाए या मारवा हाउस के अंदर रहे या सोए, बच्चों को टाइम दे या ना दे, लेकिन दादी माँ अपने फर्ज को निभाती थी। जब अनिका बाहर जाती तो आशा हो दादी माँ दोनों ही अनिका के फर्ज को निभाती थी। जब अनिका यहाँ नहीं थी तब भी उन्होंने यही काम किया। आशा मारवा की आंखों में वह दर्द था जो माँ अपने बच्चों के लिए सालों से दबाए बैठी थी। अनिका की मामा मामी, दूर से के रिश्तेदार क्रिश, श्वेता, दोनों ही बहन भाई आ चुके थे। धीरे धीरे करके सभी आना स्टार्ट हो गए थे। कोई चुपचाप बैठा था, कोई भगवान का नाम ले रहा था, कोई अनिका के बचपन की यादें बात कुछ सोच रहा था। घर में हर कोई था, लेकिन एक नाम ऐसा था जिसका जिक्र नहीं हो रहा था, वो था रोहित। वहीं राहुल का जाना। उसी शाम राहुल ने अपने प्राइवेट जेट से पेरिस लौट गया था। वह हल्का सा दरवाजा खोलता है और लैब के साथ नीचे आता है। जैसा जैसा रोहित ने बताया था, बिल्कुल उसी तरह से अब्दुल और चिराग की हेल्प के साथ उसे वापस पेरिस के लिए भेज दिया जाता है। जाते वक्त उसने बस एक बार मारवा हाउस की तरफ देखा। उसकी आंखों में संतोष था। फिर से मारवा परिवार की शांति आ चुकी है। फिर से मारवा हाउस में खुशियाँ, चहचहाट, सब कुछ, क्योंकि था तो वो भी इसी घर का बच्चा, लड़का, लेकिन उसे भी अपने परिवार से बहुत लगाव हो चुका था, खासकर रोहित के बच्चों से। वह तो उनसे इतना अटैच हो चुका था, क्योंकि फैमिली क्या होती है, मोम के लिए प्यार क्या होता है, डैड की केयर क्या होती है, ये सब उसने रोहित के बच्चों में देख लिया था। वो जिंदा है, बाकी दुनिया देख लेगी। रोहित मारवा दिल्ली लौटने के रास्ते पर ही था। 2 दिन जो सबसे लंबे थे। घर परिवार में सभी अपनी अपनी जगह पर थे। सभी लिविंग रूम में बैठे थे, कोई भी सोया नहीं था। बारी बारी से अनिका के रूम की तरफ जाकर देखते। प्रीति और राजलक्ष्मी पूरे 2 दिन अनिका के पास ही थी। 2 दिन तक अनिका सोती रही, गहरी नींद में। ऐसा लग रहा था मानो अनिका बेहोश हो चुकी है, और बेहोशी की हालत में उसे नहीं पता कि आखिर वह सो रही है
या फिर बेहोश है, बल्कि नींद जो टूटी हुई आत्मा को चोटती है। हर कुछ घंटों में राजलक्ष्मी उसकी नबज चेक करती, प्रीति उसकी परेशानी पर हाथ रखती। कमरे के बाहर लोग आते जाते रहते, लेकिन किसी ने अंदर जाने की जिद नहीं की। कोई इन दोनों 2 दिनों में भी रोहित कमरे के अंदर नहीं आया। ये सब आप सभी अपने अपने जगह पर ठीक थे, लेकिन किसी का ध्यान रोहित की तरफ नहीं था। तीसरी सुबह जब आंखें खुली, तीसरी सुबह पर्दे से आती धूप थोड़ी तेज हुई। अनिका की उंगलियां हिली, पलकों के नीचे आंखें कांपी। धीरे धीरे उसने आंखें खोली। पहली चीज जो उसने महसूस की, शांति। कोई जंजीर नहीं, कोई स्क्रीन नहीं, कोई डर नहीं। राजलक्ष्मी की आवाज आई, जाग गई अनिका। अनिका ने अपनी पलकें बार बार फड़फड़ाई और फिर पूरी तरह से खोल ली, मानो सामने जो चेहरा है उसे बारीकी से देखना चाहती है, उसे साफ कर रही थी। धीरे धीरे करके अब अनिका की आंखों से धुंधलापन पूरी तरह से गायब हो जाता है। सामने राजलक्ष्मी का चेहरा उसे साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। और बस इतना सुनते ही घर में जैसे जान दौड़ आई थी, क्योंकि प्रीति ने बाहर जाकर सभी को बता दिया था कि अनिका को पूरी तरह से होश आ चुका है। एक एक करके आप सभी उनसे मिल सकते हो। सबसे पहले बच्चे अंदर आए। आर्यन ने कुछ नहीं कहा, बस माँ के हाथ को अपने गाल पर रख लिया। अलेक्जेंडर की आंखों से आंसू गिर पड़े बिना आवाज के। रिया ने माँ के सीने से सिर लगा लिया, मानो कहना चाहती हो वो उससे दूर नहीं रह सकती, उसके बिना वो कितनी अधूरी थी। जब से अनिका गई थी तब से रिया के साथ जो कुछ हुआ रिया खुद ही नहीं जानती थी, क्योंकि उन्हें उनका साथ देने के लिए उनके डैड भी तो नहीं थे। अनिका की आंखों से भी आंसू बहने लगे। कमजोर आवाज में बस इतना कहा, मेरे बच्चे तुम ठीक हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर समय मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। इतना कहकर अनिका अपनी दोनों बाहें खोल लेती हैं और तीनों बच्चे बारी बारी से अनिका को हक करते हैं। अब तीनों बच्चे बाहर चले जाते हैं, क्योंकि अनिका लगातार रोती जा रही थी। राजलक्ष्मी और प्रीति एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर अलेक्जेंडर आर्यन के कान में जाकर कहते हैं, अब तुम्हें ज्यादा भावुक होने की जरूरत नहीं है, नहीं तो तुम्हारी मोम फिर से बेहोश हो जाएगी, या फिर उन्हें कुछ ऐसा याद आ जाएगा जो अभी फिलहाल सही नहीं है। राजलक्ष्मी की बात सुनकर तीनों बच्चों ने समझदारी के साथ काम लिया और तीनों ही रूम से बाहर चले गए। फिर दादी माँ आई, उन्होंने अनिका के माथे को छुआ, आप कहीं नहीं जाना, बस यही रहना। वहीं मामी मामा भी आए। अब सब धीरे धीरे करके अंदर आ जाते हैं। कमरा भावपूर्ण होता जा रहा था। अनिका सभी की तरफ आस भरी नजरों से देख रही थी, मानो कहना चाहती हो उसने तो ये उम्मीद छोड़ दी थी कि वह परिवार वालों से फिर कभी मिल पाएगी या नहीं। वहीं अनिका की मामी अंजलि मामी काफी भावुक हो जाती है अनिका को लेकर, क्योंकि उसे पता है अनिका कितनी स्ट्रॉन्ग गर्ल है। ऊपर से वह किसी को परेशानी में नहीं देख सकती, उसे अपनी परेशानी समझकर उस जंग में कूद पड़ती है। अब अंजलि मामी अनिका के माथे पर हाथ रखती है, फिर फोरहेड पर किस करके केश मामा के साथ निकल जाती है। वहीं एक दरवाजा, लेकिन एक चीज वैसी ही थी। दरवाजे के बाहर एक साया था जो अंदर नहीं आया। अनिका ने धीरे से पूछा, रोहित। कमरे में सन्नाटा छा गया, किसी के पास कोई भी आंसर नहीं था। राजलक्ष्मी ने बस इतना कहा, वो बाहर है पर अभी नहीं आए। अनिका की आंखें बाहर आई, क्योंकि अनिका से सभी फैमिली वाले मिलकर जा चुके थे, भले ही वह गुलेरिया परिवार के हों या मल्होत्रा परिवार के या फिर परासर परिवार के। सभी लोग अनिका से बारी बारी से मिलकर जा चुके थे, लेकिन एक शख्स रोहित अभी तक नहीं आया था। अनिका को पता था रोहित बहुत जल्द आ जाएगा, लेकिन अभी तक क्यों नहीं आया? ये सवाल अनिका को अंदर ही अंदर परेशान करना स्टार्ट कर देता है। जो अभी मशीनें अनिका के हाथों की पल्स चेक कर रही थी, वह लगातार अप डाउन करना स्टार्ट कर देती हैं। इसे राजलक्ष्मी और प्रीति दूसरे की तरफ देखकर समझ जाती हैं। अनिका शायद किसी चीज को लेकर काफी स्ट्रेस कर रही है, जिस कारण से हार्ट बीट काफी तेज और कभी स्लो होती जा रही है। अब राजलक्ष्मी धीरे से अनिका के पास आते हुए कहती है, अनिका मैम, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, रोहित अभी आ जाएगा, इसलिए आप अपने आप को शांत करो। अनिका की आंखें बाहर आई। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके दिल को पता था कुछ रिश्ते शोर से नहीं खामोशी से चलते हैं। वहीं दिल्ली आज जश्न मनाया जा रहा था। लोग मिठाइयाँ बांट रहे थे, मंदिरों में घंटियां बजाई जा रही थी, क्योंकि एक औरत लौट आई जो दिल्ली को सुरक्षित रखने में विश्वास रखती है। वह स्पेशल डिपार्टमेंट की सबसे बड़ी योद्धा भी है और एक सबसे अच्छी डॉक्टर भी है और एक फाइटर भी है और एक अच्छी रेसर भी है। ये सभी लोग तो नहीं जानते थे, लेकिन जो लोग जानते थे वो अनिका के लिए अब दुआ कर रही थी। एक औरत लौट आई है जो काफी ताकतवर और हमारी सुपर लेडी। स्टोरी की सबसे अहम
करेक्टर है, लेकिन मारवा हाउस के अंदर असली जश्न तब होगा जब उस कमरे का दरवाजा खुलेगा और रोहित अंदर जाएगा। वहीं अनिका बिस्तर पर लेटी हुई थी, छत को देख रही थी। उसकी सांसें अब शिथिल थी, लेकिन दिल अब भी किसी का वेट कर रहा था। और बाहर रोहित मारवा उसी बंद दरवाजे के सामने खड़ा था, जिसके दूसरी तरफ उसकी पूरी दुनिया सांस ले रही थी। जिस गेस्ट हाउस में रोहित रह रहा था, वहीं दूर दूर तक आप सभी के कानों में फुसफुसाहट स्टार्ट हो गई थी कि रोहित अभी तक बाहर क्यों नहीं आया। पूरे घर में आवाजें गूंज रही थी, धीमी फुसफुसाती हुई, जैसे कोई सांस रोक कर चल रहा हो। किसी ने उसे रोका नहीं, किसी ने उसे बुलाया भी नहीं। सब जानते थे ये पल उसका है, सिर्फ उसका। कमरे के अंदर हल्की रोशनी थी, पर्दे आधे खिंचे हुए थे, जैसे धूप भी भीतर आने से डर रही हो। बिस्तर पर अनिका लेटी हुई थी, बहुत शांत, बहुत शिथिल। वह वैसी नहीं लग रही थी जैसी रोहित की यादों में थी, जहां आंखों में आग और चेहरे पर आत्मविश्वास और चाल में ताकत होती है। अनिका कमजोर लग रही थी, थकी हुई थी, जैसे जिंदगी ने उसे जरूरत से ज्यादा मांग कर लिया हो। रोहित का हाथ दरवाजे में के फ्रेम पर टिक गया, उंगलियां कांप गई। एक पल के लिए उसका शरीर आगे बढ़ना चाहता था और दिमाग पीछे खींचना चाहता था। अगर एक सपना हुआ तो, अगर फिर से खो गया तो। उसने कदम रखा, फर्श पर पड़े उस एक कदम की आवाज उसे अपने दिल की धड़कन जैसे लग रही थी, भारी, तेज और एक डरावनी। अनिका की पलकें हल्की खुली, बहुत हल्का सा उसे कुछ महसूस हुआ, जैसे नींद और होश के बीच कोई डोर हिल रही हो, क्योंकि रात हो चुकी थी। परिवार में सभी सो चुके थे, वहीं राजलक्ष्मी और साथ में प्रीति को रेस्ट करने के लिए भेज दिया गया था। रोहित आ चुका था अपने प्राइवेट जेट के साथ। रोहित वहीं रुक गया, सांसें लेना भूल गया हो। अब वह दरवाजे पर दस्तक देता है। उसकी आंखें खुली, पूरी नहीं, बस इतनी कि रोशनी भीतर आ सके। पहली नजर में कुछ नहीं था, न पहचान न प्रतिक्रिया। फिर एक पल में सब बदल गया। वह नजर ठहर गई, सीधे सामने रोहित खड़ा था। उसकी आंखों में अचानक कुछ चमका, जैसे अंधेरे कमरे में अचानक दिया जल गया हो। कोई आवाज नहीं, कोई शब्द नहीं, पर वह चमक सब कह रही थी। रोहित की आंखें बहर आई। वह रोया नहीं, बस उसकी आंखों की नमी तैर आई, जैसे सालों से जमा दर्द पिघलने लग गया हो। अनिका ने बहुत धीरे से हाथ उठाने की कोशिश की, हाथ आधा ही उठा, कमजोरी ने रोक लिया। रोहित एक झटके से आगे बढ़ा, फिर अचानक रुक गया, जैसे डर गया हो कि छूते ही ये सब टूट ना जाए, उसकी अनिका फिर से बिखर ना जाए। अनिका की पलकों के कोनों से एक आंसू फिसला और चुपचाप, बिना किसी आवाज के रोहित ने वह आंसू देखा और उसी पल वह टूट गया। उसके कंधे झुके, रीढ़ की हड्डी भी उसने झुका ली, जैसे कोई योद्धा जो हजारों लड़ाइयां जीत चुका हो, आज पहली बार हार मान रहा हो। वह धीरे से बिस्तर के पास बढ़ा और वहां पर जाकर आराम से बैठ गया, बहुत दूरी से, ताकि हवा भी ना हिले। उसने अनिका को छुआ नहीं, बस हाथ पास रखा, इतनी पास कि उसकी गर्मी महसूस हो चुकी। अनिका की उंगलियां हिली, बहुत हल्की सी, पर रोहित ने महसूस कर लिया था कि अनिका की उंगलियां हिल रही हैं और रोहित को ढूंढ रही हैं। उसकी उंगलियां आगे बढ़ी और पहली बार उसने उसका हाथ थाम लिया। कोई झटका नहीं, कोई डर नहीं, बस सच्चाई। अनिका की उंगलियां उसके हाथों में सिमट गई, कमजोर थी पर भरोसे से भरी हुई। रोहित की आंखें बंद हो गई, उसके माथे की सिकन गहरी हो गई, जैसे वह खुद को रोक रहा हो टूटने से। कमरे में घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी और हर सेकंड, हर पल जैसे गवाही दे रहा हो कि ये सपना नहीं है। अनिका ने आंखें पूरी तरह से खोली। अब उसकी नजर में डर नहीं था, बस थकान थी और सुकून था। उसने बहुत हल्का सा सिर हिलाया, एक इशारा जैसे कह रहा हो, मैं यही हूँ, तुम्हारे पास, तुम्हारे दिल के करीब, तुम्हारे साथ। रोहित का सिर अपने आप झुक गया, उसका माथा धीरे से बिस्तर के किनारे टिक गया। वह रोया नहीं, पर उसकी सांसें कांप रही थी। कुछ देर ऐसा ही रहा, फिर उसने अपना माथा उठाया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन नजर में मजबूती, वह मजबूती जिसने उसे इतने साल खड़ा रखा। वह रोहित जो अनिका के लिए एक पल नहीं जी सकता था, लेकिन आज उसे खुद गिनती याद नहीं, वह कितने दिनों बाद अनिका से मिल रहा है। अनिका ने उसकी तरफ देखा और पहली बार उसके होठ हल्के से हिले। कोई शब्द नहीं निकला, पर रोहित समझ गया। उसने बस सिर हिलाया, हाँ मैं, वादा करने के अंदाज में। उसने अनिका का हाथ और मजबूती से थाम लिया, जैसे कह रहा हो, अब कहीं नहीं जाऊंगी। दरवाजे के बाद पूरा परिवार सांस रोके खड़ा था। किसी ने झांका नहीं, किसी ने आवाज नहीं की, क्योंकि ये पल सिर्फ दो लोगों का था। क्योंकि दादी माँ की आंख नहीं लगी थी,
रोहित की आहट को दादी माँ पल भर में पहचान सकती हैं। वहीं रोहित के तीनों बच्चे जग रहे थे। जब रोहित आराम से अनिका के दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था, तीनों बच्चों को एहसास हुआ, एक अजीब सा, जो शायद पहले होता था। राहुल था तब वो एहसास उन्हें नहीं लगा, लेकिन बच्चों को वो एहसास होने की वजह से वह धीरे धीरे अपनी मोम के कमरे की तरफ आ गए। तभी वह अंदर झांकते हैं और धीरे से अंदर का नजारा देखते हैं। वहीं राजलक्ष्मी भी वहीं डेस्क पर लेटी हुई थी, यानी कि दूसरे बेड पर। उसने भी रोहित को देख लिया था। तभी उसने अपनी पीठ रोहित की तरफ कर ली और दीवार की तरफ अपनी आंखें और मन ही मन गुनगुनाने लगी, थैंक यू गॉड, आपने इन दो प्यार करने वालों को फिर से मिला दिया। कि परिवार अच्छे से जानता था अनिका मरकर लौट आई थी और दूसरा जो जीते जी मर चुका था अब फिर से जी रहा है। कमरे में रोशनी थोड़ी तेज हो गई। अब धीरे धीरे करके सभी रोहित की तरफ देख रहे थे, इसलिए दादी माँ ने सभी की तरफ देखते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिसका सभी को वेट था, इंतजार था, आखिरकार वो अपनी अनिका के पास आ गया। कोई भी नहीं देखेगा मेरे बेटे को, क्योंकि उसे नजर हो जाती है, इन दोनों प्यार करने वालों को नजर हो जाती है। तीनों बच्चों को उनके रूम में छोड़ दिया गया। दादी माँ अपने रूम में, आशा मारवा अपने रूम में, बारी बारी से सभी अपने रूम में जा चुके थे। रोहित मारवा लगातार आंखों से आंसू बह रहे थे। रोहित अब भी कमरे में ही बैठा था। अनिका की सांसें अब थोड़ी गहरी हो चुकी थी, जैसे शरीर धीरे धीरे जिंदगी की तरफ लौट रहा है। उसकी उंगलियां अब रोहित की उंगलियों की कसकर पकड़ने नहीं थी, पर छोड़ा भी तो नहीं था, बस टिका गई थी भरोसे के साथ। बाहर हलचल थी, पर कमरे के अंदर एक अलग ही दुनिया थी। रोहित ने बहुत ध्यान से अनिका के चेहरे को देखा। वह हर निशान देख रहा था, वह थकान, वह चोटें, वह खामोशी जो चीख चीख कर कह रही थी उसने क्या क्या सहा है। उसे गुस्सा भी आ रहा था, दर्द भी, और सबसे ज्यादा अपराध बोध कि वह उस वक्त मौजूद नहीं था अनिका के साथ। उसी पल अनिका की पलकों में फिर हलचल हुई। इस बार वह रोहित को ढूंढ नहीं रही थी, वह जानती थी कि वह वही है। उसकी आंखों के एक अजीब सा सुकून था, जैसे किसी लंबी अंधेरे के बाद एक साफ रास्ता मिल जाता है। रोहित ने बहुत धीमी आवाज में कहा, इतनी धीमी आवाज में शायद शब्द ही डर गए हों। आराम करो, मैं यही हूँ। अनिका ने हल्का सा सिर हिलाया। उसकी आंखें फिर बंद हो गई, क्योंकि रात थी, अनिका को नींद आ रही थी, लेकिन इस बार बेहोशी नहीं थी, ये भरोसे की नींद थी। वहीं वहीं राजलक्ष्मी वहीं लेटी थी, लेकिन दोनों की बातें इतनी हल्की थी कि उसके कानों तक फुसफुसाहट की तो आवाज आ रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था आखिर रोहित मारवा क्या कहना चाहता है। तभी वह आराम से उठी और धीरे धीरे करके दरवाजे से बाहर निकल गई। रोहित और अनिका को इस बारे में भी नहीं पता चला। रोहित और अनिका एक दूसरे को देखते रहे, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई सवाल नहीं, बस आंखों ही आंखों में, उनकी आंखों में बीता हुआ हर डर, हर रात, हर अधूरा पल। रोहित ने धीरे धीरे अपनी कुर्सी पास खींची। इस बार उसने खुद को रोका नहीं। उसका हाथ अनिका के हाथ के ऊपर आ गया था, पूरा नहीं, बस हल्का सा स्पर्श के साथ, क्योंकि अनिका की आंखें बंद होनी स्टार्ट हो गई थी, जैसे पूछ रहा हो ठीक हो। जैसे ही अनिका की उंगलियां फिर से हिली, अनिका ने अपनी उंगलियों की ग्रिप इतनी मजबूत कर ली, मानो रोहित को कहना चाहती हो, तुम मेरे पास रहना, मुझे छोड़कर नहीं जाना। रोहित ने कुछ नहीं कहा, उसने बस अपने कंधे थोड़े से झुकाए, जैसे कह रहा हो, आप सब ठीक है, अब तुम थक सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें अकेले कहीं नहीं जाने दूंगा। अनिका ने आंखें मूंद ली कुछ सेकंड के लिए, और उन सेकंड में जैसे उसने अपनी सारी लड़ाई एक पल में ही दोहरा दी हो। अनिका के होठों में हल्की सी कंपन फिर से स्टार्ट हुई। इस बार आवाज निकली, बहुत धीमी, लगभग हवा जितनी हल्की। रोहित को शब्द सुनाई नहीं दी, लेकिन भाव साफ थे। रोहित ने अनिका के लिप्स के पास अपने कान लेकर आया और सुनने लगा। उसने सिर झुकाकर अनिका के माथे को अपने माथे से लगा लिया। फिर कुछ पल, यह कोई फिल्म इशारा नहीं था, ये थक चुके दो योद्धाओं का मौन समझौता था कि अब लड़ाई शांत लड़ी जाएगी। ये बिल्कुल नहीं। अनिका ने धीरे से आंखें खोली। उसकी नजर रोहित के चेहरे पर ठहरी, उसके चेहरे पर जिसने दुनिया के सामने खुद को पत्थर बना दिया, लेकिन उसके सामने आज भी वही इंसान, डरा हुआ, जुड़ा हुआ और सच्चा। रोहित ने पहली बार हल्की सी मुस्कान अनिका की तरफ दी और अनिका के फोरहेड पर किस किया। जैसे ही रोहित ने अनिका के फोरहेड पर किस किया, अचानक से एक सिरन सी अनिका की पूरी बॉडी में तोड़ने लगी। अनिका अपने आप को कंट्रोल कर रही थी। वह धीरे धीरे करके, मानो रोहित की किस ने एक ऐसा जादू किया जिससे कि अनिका के हर बॉडी पार्ट्स दोबारा से हलचल करना स्टार्ट कर गए हों। कोई कमजोरी नहीं, मानो एक अधूरापन अनिका को अभी सता रहा था, वह पूरा हो गया हो। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और एक छोटी सी खुशखबरी, आज मैं मौसी बन गई हूँ। चलो बाय।